विधायकों के गेस्ट हाउस के ठीक बगल में एक गैराज, जहां पर एक कार, उसमें एक लड़का और एक लड़की, दोनों की न्यूड लाश। इस शव को देखने के बाद वहां पुलिस पहुंचती है और फिर धीरे धीरे साधु यादव और उनके तमाम समर्थक कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर हंगामा शुरू कर देते हैं। ये खबर धीरे धीरे पटना समेत होते हुए तमाम बिहार के दूसरे जिलों में और फिर पूरे देश की सुर्खियों में छा जाती है। इस मामले में फिर आगे सीबीआई की भी एंट्री होती है, लेकिन आखिरकार एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो जाती है, जिसने अभी तक इस कांड को सुलगाते हुए धीरे धीरे एक नई आग को नया रूप दे दिया है। बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर से शिल्पी गौतम हत्याकांड की जांच की मांग फिर से उठने लगी और इसमें नाम आया किसी और का नहीं बल्कि बिहार के इस वक्त के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी। नमस्कार, क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यांशु। लेकिन बिहार की राजनीति के इस नए क्राइम के एक पुराने रिकॉर्ड में आखिरकार इस नए क्राइम कथा में सम्राट चौधरी का नाम क्यों आया? शिल्पी गौतम हत्याकांड में आखिर सम्राट चौधरी की भूमिका क्या कोई रही है, जो प्रशांत किशोर लगातार अपने दावे में कर रहे हैं? उसे जानेंगे, क्योंकि एक नाम मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, उसे आपको नोट करके रखना है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आखिरकार क्या है शिल्पी गौतम हत्याकांड। 3 जुलाई साल 1999 पटना की एक सुबह, जब एक लड़की जो मिस पटना रह चुकी है, पटना वीमेंस कॉलेज की एक होनहार छात्रा रह चुकी है। साल 1998 में ही उसके फोटोज तमाम कवर पोस्ट पर थे, तमाम अखबारों की सुर्खियों में रहा करते थे। अखबारों के पहले पन्ने पर किसी का अगर फिगर दिखता था, किसी का चेहरा दिखता था, तो वो थी शिल्पी जैन। शिल्पी जैन पटना के ही एक मशहूर कारोबारी उज्जवल जैन की बेटी थी, जो व्यवसायी थे कपड़ा के, यानी उनका गारमेंट्स का एक उद्योग था। 3 जुलाई की सुबह वो निकलती हैं कंप्यूटर क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए। लेकिन जब वो रिक्शे में बैठी थी, उसी वक्त उनको एक हॉर्न सुनाई देती है, एक कार की हॉर्न। हॉर्न को सुनने के बाद वो पीछे की साइड देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उनके बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है गौतम सिंह। गौतम सिंह खुद भी एक हाई फाई परिवार खानदान से आते थे। इनके पिता लंदन में एक मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे और उस वक्त इनकी उम्र करीब 26 से 27 साल के आसपास थी। एक युवा नेता बनना चाहते थे। राजद यानी आरजेडी के यूथ विंग में काम किया करते थे कार्यकर्ता के तौर पर, और इन्हें साधु यादव के साथ लगकर एक बड़ा नेता बनना था, जिसके कारण अक्सर करके इनका उठना बैठना साधु यादव यानी राबड़ी देवी लालू यादव के साले के साथ हुआ करता था। गौतम ने इससे पहले अपनी गर्लफ्रेंड, जिनका नाम है, मैंने कई बार उनका जिक्र कर दिया है, शिल्पी जैन, उनसे भी मिलवा चुके थे। यानी साधु यादव शिल्पी को कई बार देख चुके थे। और यहां तक जब पटना के तमाम अखबारों में उनकी फोटोज लगा करती थी, तो लोगों के दिल में ख्वाब हुआ करता था शिल्पी जैन जैसा बनना। या तो बहुत सारे नेताओं की चाहत शिल्पी जैन हो चुकी थी, क्योंकि एक नौजवान लड़की, और अभी हाल फिलहाल में इस तरीके से इतनी होनहार, पढ़ाई में तेज, शायद यही वजह थी कि शिल्पी जैन कुछ लोगों की आंखों में गड़ने लगी थी। हॉर्न बजने के बाद वो उस लड़के से मिलती हैं। इसी लड़के का जिक्र आज की राजनीति में किया जा रहा है कथित तौर पर। कहानी में आगे शिल्पी जैन ने पूछा कि तुम कहां से? वो लड़का जवाब देता है कि अरे रुको, रिक्शे से उतर जाओ, तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है, यानी गौतम ने बुलाया है। शिल्पी रिक्शे वाले को रोकती है, उसे किराया देती हैं और उसके बाद उसकी कार में बैठती हैं और वो पूछती हैं कि क्यों बुलाया है। इसके जवाब में उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा शायद मुझे नहीं पता। कुछ देर के लिए ये कार कंप्यूटर क्लासेस की तरफ ही जा रही थी, लेकिन अचानक से उसने रास्ता मोड़ लिया। फिर वो पूछती हैं कि आखिरकार गौतम है कहाँ पे? और आपने तो मुझे बताया कि गौतम ने बुलाया और मेरे कोचिंग के साइड ही आप जा रहे थे, आपने कहा था, लेकिन अभी आप इसको मोड़ ले रहे हो। इसके जवाब में वो लड़का कहता है कि नहीं, वो कहीं और पर है, और ये ठिकाना कोई और नहीं बल्कि फुलवारी शरीफ का वाल्मी अड्डा था। ये वही वाल्मी गेस्ट हाउस था जहां पर अक्सर करके राजद और दूसरे तमाम उनके नेताओं के भी वहीं पर ठीहे लगते थे।
ठिया यानी बैठका देसी भाषा में। इस अड्डे के बारे में गौतम सिंह को बहुत अच्छी तरीके से पता था, क्योंकि गौतम सिंह खुद भी इस अड्डे पर कई बार आ चुके थे। शिल्पी जैन वाल्मीकि गेस्ट हाउस पर पहुंचती हैं इस गौतम के दोस्त के साथ, लेकिन अंदर जब जाती हैं तो वहां का माहौल कुछ और ही दिखता है उन्हें। अचानक से किसी ने इंफॉर्मेशन ये पहुंचा दी गौतम जैन के पास कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस जगह ले जाया गया है। गौतम को यह अंदाजा हो जाता है कि आखिरकार शिल्पी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो तुरंत अपनी कार लेकर वहां के लिए रवाना होता है, लेकिन जब गौतम पहुंचता है तो उस वक्त शिल्पी अर्धनग्न अवस्था में थी और अपने आप को बचाने के लिए चीखती चिल्ला रही थी। जैसे ही वो गौतम को देखती है, गौतम चिल्ला उठता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और वहीं शिल्पी तुरंत दौड़ कर आती है और उससे लिपट जाती है उसी अवस्था में। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों को अलग करके ठीक उन्हीं फिल्मों की तरह, जैसा आपने पुरानी फिल्मों में देखा है कि गौतम के साथ मारपीट की जाती है, और फिर वहीं पर शिल्पी जो है उसके सामने बारी बारी से सबने एक एक करके रेप किया, और फिर जैसे ही रेप को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद दोनों का मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर के कुछ ही देर बाद इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस वालों को, और इधर जो शिल्पी के पिता हैं वो परेशान है उज्जवल। वो हर जगह पर पहले टेलीफोन करते, क्योंकि उस जमाने में फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो जिनके पास टेलीफोन था वहाँ तक वो फ़ोन लगाते हैं, जिनके पास नहीं होता उन लोगों के घर विजिट करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करवाते हैं, और बाद में जब कुछ नहीं मिलता तो पुलिस वालों के पहुँचते हैं। इधर पुलिस जब इस MLC यानी साधु यादव के जो ठिकाने थे, जो उनका कमरा था, जो उन्हें मिला था सरकारी बंगला, वहाँ पर जब पहुँचती है तो वो ठीक बगल में एक गैराज है, वहीं पर एक कार मिलती है जिनमें इन दोनों की न्यूड बॉडी होती है, और इसे बाकायदा एक खुद से जान देने वाली कथा के रूप में बदलने की कोशिश की गई थी, क्योंकि गौतम के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, केवल जो उसके पैंट थे जींस के वो उसके निचले भाग पे दिखाई दे रहे थे, और गौतम का जो टी-शर्ट था उसे उतार कर शिल्पी को पहना दिया गया था, ताकि इन दोनों को लगे ऐसा कि इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े बदले हैं और इससे पहले इन्होंने कुछ ऐसी क्रिया की होगी। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल वाली बात यह हो जाती है कि इसी वक्त जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसके कुछ ही मिनटों बाद साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार साधु यादव को इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, जो पुलिस के पहुंचते ही वो खुद भी पहुंच गए थे, और वो भी अपने तमाम समर्थकों के साथ, जिन्हें एक बार में ही इकट्ठा किया जाना शायद नामुमकिन हो सकता था। यह खबर जैसे ही पूरे पटना में फैलने लगती है, उसके बाद पुलिस जांच की बजाय जांच इसलिए करती है ताकि इन क्रिमिनल्स को बचाया जा सके। IPS राजेश पांडे अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताते हैं कि इस घटना की जांच तो की जा रही थी, लेकिन जांच सच को सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि सच को छिपाने के लिए की जा रही थी। पटना पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि हत्या नहीं और ना ही कोई ऐसी क्रिया की गई है, बल्कि ये खुद से जान दी गई है। और शुरुआती ब्रीफिंग में बताया जाता है कि ये दम घुटने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि गला घोटकर इन दोनों को मारा गया था लास्ट में। लेकिन दूसरी तरफ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चल रही थी। जब रिपोर्ट आती है तो उसमें बता दिया जाता है, हत्या का कोई औचित्य नहीं दिखाया जाता कि हत्या किस लिए की गई होगी, कैसे की गई होगी, बस ये दिखाया जाता है कि हत्या नहीं बल्कि ये खुद से जान दी गई। बहुत तरीके के सवाल जो वहाँ पर रिपोर्टर थे वो पूछते हैं। उस वक्त अधिक करके ये बड़े टीवी चैनल मीडिया नहीं थे, तो पेपर वाले ही सवाल पूछते हैं कि आखिरकार आपने ये कैसे कह दिया कि जांच पूरी हो गई और आपने बता दिया क्या हुआ था। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम पुलिस वाले हैं और इससे पहले बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, और आजकल भी यही कहा जाता है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं होता इस जांच से। सत्ता में उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार थी, साधु यादव की बहन की। लालू यादव चूंकि जेल में थे, उन पर चारा घोटाले का आरोप था, और इधर केंद्र में जो सत्ता थी वो कभी गिरती थी तो कभी उठती थी, यानी कभी वाजपेयी की सरकार गिरती तो कभी खड़ी होती। ये सब कुछ माहौल चल रहा था। जुलाई में एक कांड हुआ, लेकिन जब बढ़ता हुआ एक जनाक्रोश देखने को मिला तो राबड़ी देवी की सरकार ने तत्काल इसे CBI को सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन तत्काल इस वजह से, क्योंकि इसे सौंपने में ही 2.5 महीने का करीब समय लगा दिया गया, और 2.5 महीने का समय अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है। CBI को जब सौंपा गया तो दिल्ली से टीम वहां पहुंचती है, और शुरुआत में ही उन सीमेन की जांच की जाती है जो जैन के बॉडी पार्ट्स पर मिले थे, उनके कपड़े पर मिले थे, उनके प्राइवेट कपड़ों पर मिले थे। शिल्पी जैन के जब इन कपड़ों की जांच की जाती है हैदराबाद में, तो पता लगता है
कि एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर बारी बारी से शिल्पी जैन के साथ शुरुआत में रेप किया था। और ये कोई कथित वाक्य नहीं, बल्कि वो रिपोर्ट बताती है। और इस रिपोर्ट के बाद हाहाकार मच गया। लेकिन सोचिए, सीबीआई ने इस रिपोर्ट के बाद साधु यादव को पहले फोन किया, उन्हें चिट्ठी भेजी और उनसे गुहार लगाई कि आपके डीएनए सैंपल की हम जांच करना चाहते हैं। साधु यादव ने मना कर दिया। 2 से 3 बार अप्रोच किया जाता है। साधु यादव हर बार ये कहते कि वो क्यों आएंगे, और आखिरकार सीबीआई ने भी हार मान ली। राजेश पांडे ने बताया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, उनके द्वारा कहा जाता है कि चूंकि सत्ता में अब दिल्ली में साल 2004 में केंद्र की सरकार आ चुकी थी और उसी वक्त सीबीआई ने इन मामले को लेकर जो है वो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस क्लोजर रिपोर्ट में कहा जाता है कोर्ट में कि ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला है और ये मामला बहुत पेचीदा था, कोई भी हमें ऐसा सस्पेक्ट नहीं मिला। तो सवाल किया जाता है कि जो वो वीर्य का जो मिला था सैंपल, जिसको जांच के लिए भेजा गया था 4 से 5 लोगों का, आखिर वो क्या था? सीबीआई कहती है वो वाटर ड्रॉप्स थे। यानी अपने आप में सोच सकते हैं कि किसी मर्डर को जो कहा जाता है उसको छिपाने के लिए पानी की बूंदों का इस्तेमाल कर दिया गया और उस हत्याकांड पर पानी छिड़क दिया गया। लेकिन बिहार की राजनीति में इस वक्त इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। अब पूरे मसले के सार पर आते हैं। चूंकि प्रशांत किशोर जनसुराज, जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, उसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे घटना में एक किरदार और था जो इस वक्त बिहार का डिप्टी सीएम है, यानी सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा है कि अगर सम्राट चौधरी इस घटना में नहीं जुड़े थे तो वे इस पर सफाई दें। और जिस कार ड्राइवर की मैंने बात की थी, वो दोस्त कार वाले की, उसका नाम राकेश बताया गया। और राकेश कथित तौर पर प्रशांत किशोर जिसका हवाला दे रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को बता रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि वो इस मामले में उनका कोई रोल नहीं था और जिस राकेश की बात की जा रही है वो पटना में एक आइसक्रीम वाला बिजनेसमैन था, ना कि ये सम्राट चौधरी वो वाले राकेश थे। अब सवाल ये है कि जब बिहार की राजनीति में शिल्पी हत्याकांड की जांच की मांग उठ गई है तो क्या आने वाले समय में इस पर हम कुछ नया एक्शन देख सकते हैं, या फिर शिल्पी जैन और गौतम इतिहास के पन्नों को भी धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे? क्योंकि कहानी 26 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जो शायद भविष्य में इन्हें न्याय दिला पाए। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा की आज की रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। नमस्ते, शुक्रिया, शुभ रात्रि।